Hello students, I am Arvind Kumar, PhD Physics from Suraj School, Rewari. Today we will discuss the next application of Biot-Savart's law, that means third application from the third unit, magnetic effects of current and magnetism. And our first chapter from third unit is magnetic field due to current. So our third application and today's topic is magnetic field at the axis. In last video we discussed the magnetic field at the center, कि वहां पे सेंटर पे ही कैलकुलेट किया था, बट यहाँ पे हम किस पे कैलकुलेट करेंगे? एक्सिस पे. व्हाट इज एक्सिस? तो सबसे पहले एक स्ट्रक्चर है, एक लाइन है. एक्सिस किसको बोलेंगे? वो लाइन जो सेंटर से पास हो किसी स्ट्रक्चर के और उस सरफेस के परपेंडिकुलर हो, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? एक्सिस. जैसे ये रिंग है, ठीक है, इस रिंग को मैंने इस तरीके से रखा हुआ है. आपको थोड़ा टिल्ट करके देखोगे तो कुछ हाफ पोर्शन जो है वो बिल्कुल फ्रंट में अच्छे से दिखाई देगा, जो डार्क दिखाई जाता है. इसका मतलब ये इस प्लेन ऑफ पेपर से, इस बोर्ड से बाहर आ रहा है, बाहर का पोर्शन. और जो डॉटेड पोर्शन दिखा रखा है इस रिंग का, इसका मतलब ये बोर्ड के पीछे का है. इस रिंग को मैंने ऐसे रख रखा है, बिल्कुल इस सरफेस के बोर्ड के परपेंडिकुलर. अब एक्सिस क्या होगा? ये पेन है, मान लेते हैं इसके सेंटर से पास हो रहा है, ठीक है, और इस सरफेस के इस रिंग के क्या है? परपेंडिकुलर. दैट मींस इट इज द एक्सिस ऑफ द रिंग. तो इसको हमने इस तरीके से लिखा हुआ है, यहाँ पे इस तरीके से डिजाइन किया, 3D को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की. डॉटेड पोर्शन बोर्ड के इनसाइड में है, इस रिंग का हाफ पोर्शन, और जो इस बोर्ड के बाहर होगा वो डार्क पोर्शन है. क्लियर हुआ? और यहाँ पे एक्सिस जो था वो उसके सेंटर से पास हो रहा है, जो इस बोर्ड पे आएगा. अगर मैं इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँ तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर थी हमारी जो यहाँ पे रिप्रेजेंट. इस रिंग की रेडियस होगी कुछ ना कुछ, जैसे हमने यहाँ पे माना था. इस रिंग की रेडियस होगी, रेडियस हमने कितनी मानी? a. अब एक्सिस जो है, ये एक्स एक्सिस वाली लाइन आपको दिखाई दे रही. इस एक्सिस पे कोई ना कोई तो पॉइंट होगा जहां पे मैग्नेटिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है. तो ये मैग्नेटिक फील्ड हमें P पॉइंट पे कैलकुलेट करना है, जो इस सेंटर ऑफ द रिंग O पॉइंट से और कितने डिस्टेंस पे है? x डिस्टेंस पे. ये हमें पता है. क्लियर हुआ? ये हमारा बेसिक था जो हम आज इसको ड्राइव करने की कोशिश करेंगे. अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट्स लॉ, बायोट-सावर्ट्स लॉ, मैं यहां पे एक वेक्टर की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर रहा हूं. वैसे तो मैं मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना, बट यहां पे वेक्टर फॉर्म लिख रहा हूं. म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई dl क्रॉस r अपॉन में r क्यूब. ये वेक्टर फॉर्म थी जब हमने यूनिट वेक्टर यहाँ पे प्लेस किया था, तब की बात थी. अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डीएल एंड आर पे डिपेंडेंट है. दैट मींस क्रॉस प्रोडक्ट कहीं पे आ गया तो जो रिजल्टेंट होता है वो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है. डीएल के भी होगा और आर के भी होगा, दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगी वेक्टर की इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन. तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर किया, ए बी. यहां पे देखा जाए तो हम करंट की डायरेक्शन इस तरीके से मान रहे हैं. करंट यानी इस बोर्ड के इस पॉइंट से ये बाहर आ रहा होगा, ये डायरेक्शन बिल्कुल आपके सामने. और जब इस पॉइंट की बात करेंगे तो किधर होगा? बिल्कुल अंदर की तरफ. टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये अंदर की तरफ, और ये जो आएगा वो बिल्कुल आउटसाइड में, जो आइडियल हम मान रहे हैं. स्मॉल एलिमेंट में जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये बोर्ड से बाहर आ रहा था ये पॉइंट. जैसे इस रिंग की बात करें तो ये पोर्शन जो था वो बाहर आ रहा है. तो यहाँ पे इस रिंग पे ये जो पेन होगा ये बिल्कुल टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इसी की डायरेक्शन में ये होगा. और यहाँ पे लोअर पॉइंट पे ऐसे जा रहा है तो ये बिल्कुल इनसाइड में जाएगा. यहाँ पे ड्रॉ करोगे टेंजेंट तो इन डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा. तो इस तरीके से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, वो ये पॉइंट था. हमने स्मॉल एलिमेंट कंसिडर कर लिया इस रिंग के ऊपर, और वो कितना मान लिया? डी. अब हमें मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है. तो इस एलिमेंट से और इसकी जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस हमने मान ली यहाँ पे r, वही मानते थे सिंपल. तो r जो होगा वो यहाँ पे राइट एंगल है, क्योंकि सेंटर से लाइन पास हो रही है और रेडियस हमेशा सेंटर पे परपेंडिकुलर. तो इसका मतलब r जो होगा वो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के बराबर होगा. तो हम आगे r जहां पे भी यूज होगा वहां पे कितना लिख सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग इस राइट एंगल ट्रायंगल में r इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. तो यहाँ पे टर्म्स था. बट कोई मुझे ये बताए कि ये जो डीएल है और जो पोजीशन वेक्टर था, इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री. 3D है, थोड़ा सा रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे. इस रिंग का जो टॉप पोर्शन था वहां पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो इस बोर्ड से बाहर आ रहा था
और ये जो पॉइंट होगा ये इस बोर्ड पे ही होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो दोनों पॉइंट होंगे ये कितने एंगल पे जाएंगे, 90 डिग्री पे। तो इन दोनों डीएल और आर के बीच में ही तो हमें एंगल लेना था। तो डीएल स्मॉल एलिमेंट की डायरेक्शन और जो आर था उसकी डायरेक्शन, इन दोनों के बीच में जो एंगल कंसिडर होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पे बट इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड के टर्म्स में कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा, डायरेक्शन नहीं चाहिए हमें, यूनिट वेक्टर का यूज नहीं करना क्योंकि हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन 90 डिग्री। अभी मैंने बताया दोनों वेक्टर के बीच में डीएल और आर के बीच में कितना होगा 90, और यहाँ पे आर स्क्वायर आएगा अगर हम मैग्नीट्यूड यूज कर रहे हैं। वेक्टर में कितना आता था आर क्यूब। साइन 90 कितना होता है 1, इसको हमने यहीं पे रख दिया ये 1 साइन 90, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री था इसलिए। ठीक है, ये इक्वेशन थी। अब यहाँ पे ऐसे स्मॉल स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से तो कैलकुलेट कर लेंगे, बट मुझे डायरेक्शन भी चाहिए यहाँ पे साथ में। तो डायरेक्शन अभी आपको क्या बताया, जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की दैट इज परपेंडिकुलर टू डीएल एंड आर। यहाँ पे वापस से फोकस करते हैं इस पॉइंट पे। ये डीएल की डायरेक्शन थी जो इस रिंग के बिल्कुल बोर्ड से बिल्कुल बाहर आ रहा होगा परपेंडिकुलर आउटवर्ड। ये आर पोजीशन वेक्टर था यहाँ पे। अब इन दोनों के परपेंडिकुलर हो, क्योंकि डीएल और आर के जो परपेंडिकुलर होता है क्रॉस प्रोडक्ट में राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग वही डायरेक्शन क्या होती है रिजल्टेंट की। तो बी की डायरेक्शन यहाँ पे क्या होगी, इस चीज को ध्यान से देखेंगे। ये लाइन है, ये बोर्ड से बाहर आ रहा है तो इसके भी परपेंडिकुलर होना चाहिए इस लाइन के परपेंडिकुलर। इस लाइन के परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करें, अगर ये लाइन होती तो मैं कैसे ड्रॉ करता है इसको, बिल्कुल ऐसे। अब यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करें, ये लाइन है आर पोजीशन वेक्टर की, इसके परपेंडिकुलर ऐसे तो होगा नहीं। तो यहाँ पे इस लाइन को रेफरेंस मानेंगे तो परपेंडिकुलर ये डायरेक्शन होगी। तो ये जो ब्लू कलर का मार्कर है यहाँ पे ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की होगी जो इसके भी परपेंडिकुलर है और इस लाइन के परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये आएगी dB1। अब मैं यहाँ पे इसको रिजोल्व कर लेता हूं दो पार्ट में। ये हमने ड्रॉ किया यहाँ पे। तो ये एंगल अगर मैं फाई मानता हूं, ध्यान से देखेंगे, ये एंगल अगर फाई है तो ये परपेंडिकुलर था तो ये कितना होना चाहिए था 90 माइनस फाई। फिर ये दोनों, ये ग्रीन लाइन और ब्लू लाइन, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल कितना होना चाहिए 90 डिग्री अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट्स लॉ। तो ये एंगल जो बचा यहाँ पे ये कितना आएगा 90 माइनस में फाई, और इन दोनों के बीच में भी 90 है तो ये 90 माइनस फाई है तो ये भी कितना होगा फाई होगा। क्लियर हो गया। ये एंगल एक्सिस के साथ में और जो पोजीशन वेक्टर था वो फाई है तो ये परपेंडिकुलर के साथ 90 माइनस फाई, ये दोनों लाइन फिर से परपेंडिकुलर है डीएल क्रॉस आर, फिर एंगल कितना हो जाएगा फाई। कहने का मतलब है अब की बार आपको एक्सिस जो इलेक्ट्रिक फील्ड में कैलकुलेट किया था वहां पे ये एंगल आया था थीटा, लेकिन यहाँ पे वर्टिकल के साथ में क्या आएगा एंगल आएगा फाई जो यहाँ पे सेम होगा। अब हमारा कंसेप्ट जो है वो लगभग सोल्व हो जाएगा। तो इसका मतलब स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड आपको पता चल गई इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से। अब मैं इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे जो एलिमेंट होगा उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी। यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट होगा वो बाहर की तरफ ऐसे आएगी, यहाँ पे इस स्मॉल एलिमेंट की तरफ वो बोर्ड के अंदर की तरफ ऐसे आएगी इस पॉइंट के ऊपर। तो इसका मतलब सभी की डायरेक्शन सेम नहीं, और डायरेक्शन सेम नहीं तो आप सभी पार्ट को ऐड नहीं कर सकते। आप वेक्टर में उन्हीं टर्म्स को ऐड कर सकते हो जो क्या हो सेम डायरेक्शन में, वो सेम डायरेक्शन में होगा तभी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, dB जो है दैट इज नॉट इन सेम डायरेक्शन। dB स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑल एलिमेंट्स, ऑल स्मॉल एलिमेंट्स is not in same direction। अगर सेम डायरेक्शन में नहीं है तो ऐड नहीं कर सकते। एंगल का भी कंसेप्ट चाहिए फिर तो वेक्टर में। इसलिए हमारे पास में एक सिंपल सा आइडिया था कि मैं स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड को रिजोल्व कर लेता हूं। सो ऑन रेजोल्यूशन ऑफ dB, रेजोल्यूशन ऑफ dB, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड को रिजोल्व करते हैं दो पार्ट में। एक होता है हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे इसको रिजोल्व कर रहे हैं तो जिसके साथ एंगल होता है उस डायरेक्शन में क्या आएगा dB cos फाई। ये वर्टिकल है, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर था इसलिए इसको वर्टिकल कंपोनेंट बोलेंगे।
इस डायरेक्शन में अगर देखेंगे तो ये कितना आएगा डी बी साइन फाई, डी बी साइन फाई। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन था, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डीबी साइन फाई अगर वर्टिकल डीबी कोस फाई। अगर मैं ये एलिमेंट मानता तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड इधर आती डाउनवर्ड में, एंगल ये बनता, इसका ये वर्टिकल कंपोनेंट होता, इधर हॉरिजॉन्टल आता, तो हॉरिजॉन्टल की डायरेक्शन तो सेम होती, वर्टिकल की डायरेक्शन डिस्टेंस वही है, रेडियस वही है, सब कुछ वही रहता है, तो इसका मतलब यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट इक्वल भी है और अपोजिट भी होंगे एक दूसरे से। अगर ये पोर्शन जो बाहर आ रहा था, ये पोर्शन, इसकी वजह से जितनी मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट होगा इस डॉट की वजह से उतना ही मैग्नेटिक फील्ड होगा, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब वर्टिकल कंपोनेंट सभी जितने भी पार्ट्स हैं इनके, उनके आपस में एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में होंगे और इक्वल होंगे, इसलिए वर्टिकल कंपोनेंट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओनली क्या बचेगा यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे जो ऐड करना है उन सभी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में, इसलिए हम डीबी को ऐड नहीं करेंगे, इंटीग्रेट नहीं करेंगे, किसको करेंगे, डीबी साइन फाई को ऐड करेंगे। तो ये यहाँ पे टर्निंग पॉइंट था थोड़ा सा इसका। तो रिजोल्व करते हैं इसको। रिजोल्व करने पे वर्टिकल कंपोनेंट था, वर्टिकल कंपोनेंट कितनी वैल्यू आई यहाँ पे, डीबी कोस फाई। यहां पे इसको लिख देंगे अपोजिट इन डायरेक्शन, सो कैंसिल आउट। तो ये चीजें क्या हो जाएंगी, वर्टिकल कंपोनेंट सभी का आपस में एक दूसरे से अपोजिट है, कैंसिल आउट हो जाएगा। दूसरा कंपोनेंट कौन सा आएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, एक्स एक्सिस पे कितनी थी, डी बी साइन फाई। ये सेम डायरेक्शन में है, सो इन्हीं को ऐड करेंगे इन सेम डायरेक्शन, सो एड अप। तो यहां पे छोटा सा पॉइंट जो था टर्निंग, वो क्या था, डीबी को ऐड नहीं कर सकते क्योंकि डीबी की डायरेक्शन सेम नहीं है, इसलिए दो पार्ट में रिजोल्व किया, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में, और हॉरिजॉन्टल सभी का सेम डायरेक्शन में जाएगा, इसलिए हम सिर्फ किसको ऐड करेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस को। सो horizontal component same direction, so add up, component in same direction, so add up। तो यहाँ पे ऐड कर रहे हैं टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए, हम छोटे छोटे पार्ट्स को ऐड करेंगे, लेकिन छोटे पार्ट का भी कौन सा कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे ऐड करेंगे डीबी साइन फाई। किसके लिए ऐड करेंगे, लिमिट कहां से होगी, यहां से अगर मैं स्टार्ट करता हूं तो मैं कंप्लीट रिंग पे कैसे पहुंच पाऊंगा, यहाँ पे पूरी लेंथ को कवर करते, तो कंप्लीट के लिए 0 to 2 पाई रेडियस ए था। डीबी की वैल्यू हमें पता है कितनी है, म्यू नोट अपॉन में 4 पाई आई डीएल अपॉन में आर स्क्वेयर। आर हमें पता है कितनी डिस्टेंस थी आर की, अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, स्क्वेयर करेंगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो इसलिए मैंने आर स्क्वेयर की जगह कितना लिख दिया, एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। अभी एक टर्म्स और है साइन फाई। अब ये जो टर्म्स है, साइन आपको बहुत अच्छे से पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब इसमें एंगल ये कंसिडर किया है, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटेन्यूज हो गया, एंगल के सामने ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर कितना था, ए रेडियस ऑफ द रिंग, और हाइपोटेन्यूज कितना था, अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, और इसकी पावर 1/2, क्योंकि स्क्वेयर रूट है यहाँ पे आर ही आएगा। ये टर्म्स थी। अब इसको इंटीग्रेट कर रहे थे। अब इंटीग्रेशन में आपको बहुत अच्छे से पता है जो टर्म्स कांस्टेंट होंगी, मीडियम चेंज नहीं हो रहा तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, आउटसाइड में आएगा इंटीग्रेशन के। करंट इस रिंग में कोई भी एलिमेंट मानो सेम रहेगा, करंट बाहर आ रहा है। एक्स ये डिस्टेंस सेंटर ऑफ द रिंग से चेंज नहीं होगी, आप कहीं पे भी मानो ये रिंग थी यहाँ पे, तो इस पॉइंट से आओ इस पॉइंट पे, इस मार्कर के ऊपर कहीं से भी आओ, डिस्टेंस सेम थी, रेडियस भी क्या होगी सेम, इसका मतलब एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर ये भी क्या था कांस्टेंट, रेडियस भी क्या रहेगी कांस्टेंट बाहर। तो यहाँ पे जब हम ऐड करेंगे इसको तो कितना आएगा, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आउटसाइड में, आई आउटसाइड में, रेडियस आउटसाइड में, अपॉन में ये दोनों बेस सेम है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर स्क्वायर रूट में 1/2 थी, तो पावर्स ऐड होंगी 1
प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 3/2, सो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। और यहाँ पे ये डीएल जिसको हमें इंटीग्रेट करना था, कहां से कहां तक, कंप्लीट रिंग के लिए 2π। कुछ बुक में डबल दे रखा है, एक एलिमेंट यहाँ पे मान रखा है, तो वहां पे अगर 2 एलिमेंट मानते हो तो वहां पे ट्वाइस 2dl आता है, तो ये एलिमेंट आधी रिंग कवर करेगा, तब तक ये भी आधी कवर कर चुका होगा, तो वहां पे लिमिट 0 to π हो जाती है, रिजल्ट सेम आएगा। तो यहाँ पे सोल्व करते हैं, म्यू नॉट अपॉन में 4π आई इंटू में a अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। और यहाँ पे डीएल स्मॉल एलिमेंट को डीएल को ऐड करेंगे तो एल आएगा, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, तो कितना आएगा 2π इंटू में। यहाँ पे सोल्व करें, सो मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस विल बी म्यू नॉट अपॉन में 4π ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे कितना हो गया 2π आई ए स्क्वायर, 2 था पाई ये रहा, आई करंट था, a इंटू ए स्क्वायर, और यहाँ पे रिजल्ट कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। ये सिंगल टर्न्स की वजह से रिजल्ट। अगर मैं सिर्फ एक ही टर्न मानू कि यहाँ पे एक ही बार वायर को हमने सर्कल में बनाया, अगर मैं बार बार वायर की लूप बनाता हूं जैसे हम कोयलिंग करते हैं, तो वहां पे जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उन सभी का अक्यूमुलेटिव इफेक्ट होगा। फॉर n टर्न्स अगर कैलकुलेट करते हैं, फॉर n टर्न्स, अगर यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इस रिंग में n होता तो n से क्या हो जाता मल्टीप्लाई, ये भी किस पे एक्सिस पे, सिर्फ क्या आता है यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन में 4π 2n पाई आई ए स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। ये कंप्लीट n नंबर ऑफ टन्स के लिए। आपको कहे कि 10 टन्स की हमने 20 टन्स की, जो कोयलिंग करते हैं, जो मोटर वगैरह बाइंड करते हैं, तो वो ऐसे नहीं करते अपनी मर्जी से नंबर ऑफ टन्स लेते हैं, वो काउंटिंग करते हैं कितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, उसी के हिसाब से नंबर ऑफ टन्स काउंट किए जाते हैं। तो ये नंबर ऑफ टन्स के लिए, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ टन्स होंगी उतनी ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो ये n नंबर ऑफ टन्स के लिए था। ये हमारा कंप्लीट डेरिवेशन है। क्लियर हुआ पॉइंट सभी को? एक इसका एक दो स्पेशल केस देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, ये रिजल्ट याद रखेंगे, न्यूमेरिकल डायरेक्टली पूछा जाता है, इसमें कुछ घुमाते नहीं है बोर्ड में, बिल्कुल डायरेक्ट वैल्यूज दे के रखेंगे आपको इस एप्लीकेशंस के बेस पे। बाकी जो न्यूमेरिकल ज्यादा ग्रोथ करते हैं वो स्टार्टिंग की जो 2 यूनिट थे, स्ट्रेट वायर और सर्कुलर रिंग, एक्सिस पे बहुत कम न्यूमेरिकल्स आते हैं, लेकिन इसका डेरिवेशन आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक है, इसका स्पेशल केस देखते हैं। अब इसी रिजल्ट से मैं कहूं एट सेंटर बताओ कितनी है मैग्नेटिक फील्ड। सेंटर पे हम कैलकुलेट कर चुके हैं, उसका रिजल्ट भी हमें पता है, कंपैरिजन करके देख रहे हैं। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, इसका मतलब ये पी पॉइंट नजदीक आता जाएगा, इसके सेंटर के नजदीक आएगा तो कितना होगा यहाँ पे, ये ऐसे था, पी पॉइंट यहाँ पे था और नजदीक आया और नजदीक और नजदीक, तो एक्स की वैल्यू अगर 0 पुट करते, एक्स 0, क्योंकि सेंटर से तो डिस्टेंस ले रहा था एक्स ही 0 हो गया, इसका मतलब हम कहां पे पहुंच गए, सेंटर पे। तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो म्यू नॉट अपॉन में 4π, नेक्स्ट टर्म 2π आई ए स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू तो 0 होगी, ए स्क्वायर अपॉन में पावर कितनी थी 3/2, ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ए की पावर कितनी हुई 3, स्क्वायर ऊपर है तो यहाँ पे पावर कैंसिल आउट करेंगे तो ये पूरा, तो कितनी वैल्यू बचेगी म्यू नॉट अपॉन में 4π आई अपॉन में ए, ओनली ए बचेगा, और ये कितना होगा 2π। इसी को तो हमने एंगल कहा था कि अगर आप कंप्लीट रिंग के लिए मानते हो तो कंप्लीट रिंग के लिए एंगल कितना आएगा इन टर्म्स ऑफ रेडियन 2π आएगा। तो सेम मैग्नेटिक फील्ड आई, एक्सिस होगा कि सेंटर से दूर जाते जाएंगे तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो सेंटर से एक्स की वैल्यू जितनी बढ़ाते जाओगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, वो सॉरी डिक्रीज होती जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, और वही हमारा मेन कंसेप्ट था। यहाँ पे इफ सेकंड स्पेशल केस, इफ x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन रेडियस ऑफ द रिंग, अगर मैं इस P पॉइंट को इस रिंग के सेंटर से, इसकी रेडियस इतनी और P पॉइंट मैंने यहाँ पे मान लिया, तो x की वैल्यू बहुत ज्यादा है
कंपेरेटिवली टू रेडियस ऑफ द रिंग। तो यहाँ पे कंसिडर करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, x के कंपैरिजन में a को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सो मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, n नंबर ऑफ टर्न्स के लेते हैं 2n पाई आई ए स्क्वायर। सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में नेग्लेक्ट कर सकते हैं आप, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में नेग्लेक्ट नहीं कर सकते कोई भी टर्म्स को, स्मॉल हो या लार्ज वैल्यू। तो वहां पे एडिशन है डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू बहुत जाता है तो एक्स स्क्वायर और इसकी पावर कितनी थी 3/2। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, उसके पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आगे पढ़ेंगे, जितने भी होते हैं ये मैग्नेटिक डायपोल बनाते हैं। मैग्नेट के डायपोल जैसे नॉर्थ साउथ पोल को कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते, ऐसे ही अगर एक कॉइल बनाते तो इसका एक सरफेस नॉर्थ होता है तो दूसरा साउथ, इसका मतलब ये भी कुछ सेपरेशन पे होते हैं, इसका मतलब ये भी मैग्नेट डायपोल ही होते हैं। और मैग्नेट डायपोल होगा तो उसकी स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए एक टर्म्स पढ़ेंगे हम आगे चैप्टर में, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट ऐड कर रहे हैं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। और इसका फॉर्मूला जो होता है सर्कुलर रिंग के लिए m से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है NIA। I करंट है, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और N नंबर ऑफ टर्न्स है कितने हैं। तो इस रिंग को अगर देखा जाए तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर, आर कितना रेडियस इसका A है तो पाई A स्क्वायर। यहाँ पे थोड़ा सा सेपरेट करता हूं अभी इसको, म्यू नोट अपॉन में 4 पाई 2n पाई ए स्क्वायर इंटू में आई अपॉन में एक्स क्यूब। यहां पे देखा जाए तो नंबर ऑफ टर्न्स है, पाई ए स्क्वायर एरिया था और करंट है, तो एन आई ए मतलब एरिया, और एरिया कितना होगा इस सर्कुलर लूप का पाई ए स्क्वायर, तो पाई ए स्क्वायर एरिया है, एन है। तो इस तीनों टर्म्स को हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ सर्कुलर रिंग। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा म्यू नोट अपॉन में 4 पाई 2m अपॉन में एक्स क्यूब। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट में पढ़ा था वहां पे कि जब एक्सिस पे हम कैलकुलेट कर रहे थे तो जब बहुत ज्यादा लार्जर वैल्यू डायपोल की लेंथ से, तो वहां पे ट्वाइस था एक्सियल लाइन पे इक्वेटोरियल के कंपैरिजन में, तो वहां पे भी रिजल्ट सिमिलर सा था। वहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, 2p अपॉन में आर क्यूब था। यहाँ पे m से रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को, तो 2m अपॉन में एक्स क्यूब है। इसका मतलब यहाँ पे अगर P पॉइंट बहुत ज्यादा लार्ज डिस्टेंस पे हो तो ये रिंग जो होगी वो आपको रिंग की तरह बिहेव नहीं करेगी, इट विल बिहेव एज ए मैग्नेटिक डायपोल, वो एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करेगी। क्लियर हुआ पॉइंट। तो ये इसके स्पेशल केसेस के बारे में था, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे इंपोर्टेंट डेरिवेशन से, जो एप्लीकेशंस हैं इसकी बायोट-सावर्ट्स लॉ की, वो इंपोर्टेंट एप्लीकेशंस हैं, इसको एक बार अच्छे से पढ़ेंगे बायोट-सावर्ट्स लॉ के बारे में। ये तीनों एप्लीकेशन खत्म हो चुकी हैं, बायोट-सावर्ट्स लॉ थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट है। इसके बाद में हम कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, फिर इसका नेक्स्ट पोर्शन यूनिट का स्टार्ट करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ। थैंक यू।